ये बात सन 2002 की एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने उत्तर प्रदेश को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे अन्य बड़े देशों में भी मशहूर कर दिया था। मुजफ्फरपुर नगर का एक गांव चंदावली। रात के 10 बजे थे। आज हवा काफी अच्छी चल रही है। मैं तो छत पर सोने जा रहा हूँ। जाइए जाइए, बारिश आ गई तो भागकर नीचे ही आना पड़ेगा। मुकेश छत पर गया और खाट बिछाकर लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों से उसे जल्द ही नींद आ गई। रात के अंधेरे में एक आकृति आसमान में काफी देर से उड़ रही थी। मुकेश बेखबर सोया हुआ था। कुछ देर बाद उसको अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हुई और उसकी आंख खुल गई। चांद की मध्यम रोशनी में एक बहुत ही अजीब और भयानक दिखने वाली आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसके चारों हाथ पैर काफी पतले थे, नाखून बहुत ज्यादा पैने थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और जबड़ा किसी भेड़िए के जैसा था। उसे देखकर मुकेश का दिल दहल उठा। उसने भयानक आवाज करते हुए मुकेश के मुंह पर अपना खतरनाक पंजा रखा और उसका मुंह नोच डाला। मुकेश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उसके नाखून मुकेश के गाल और होठ को फाड़ चुके थे। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर उसका परिवार और पड़ोसी जाग उठे। सब मिलकर उसके छत पर पहुंच गए तो सामने का मंजर देखकर उनका भी दिल दहल उठा। मुकेश जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका पूरा चेहरा खून से सना था। ये देखकर उसकी बीवी की चीख निकल गई। सभी को इंतजार था कि वो होश में आए और बताए कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। लेकिन जब कुछ घंटों बाद मुकेश होश में आया तो वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं था। अलीगढ़ का मल्हारी गांव। रात के 10 बजे लीना अपने छत पर खड़ी अपने बराबर वाले छत की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद उस छत पर एक लड़का आया। लाओ, कहाँ है हमारा गिफ्ट? ओहो, अंग्रेजी बोलने लगी हो। रोहित ने उसको अपनी पॉकेट से एक अंगूठी निकालकर पहनाई। वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत है। दोनों चारपाई पर लेटकर आसमान में चमकने वाले चांद को देखते हुए बातें करने लगे। तभी एक बड़ी सी आकृति उनके ऊपर से गुजर गई। रोहित, वो क्या था? कोई चाल हो सकती है। उन्होंने देखा कि वो घूमकर वापस उन्हीं की तरफ आ रही है। ये क्या है? वो छपाक से उनके सामने आ गया और उसने लीना का मुंह नोच डाला। उसने रोहित की दोनों आंखें अपने तेज नाखूनों से एक एक करके निकाल डाली और उनको किसी टॉफी चॉकलेट की तरह खाने लगा। लीना पास कांपते हुए ये सब देख रही थी। एक खौफनाक चीख के साथ रोहित ठंडा पड़ गया। ये देखकर लीना बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब लीना को होश आया तो छत पर रोहित और उसके घर वालों के साथ कुछ गांव वाले और पुलिस भी मौजूद थी। वो बहुत भयानक था। इंसान था या जानवर कुछ नहीं पता। उसके हाथ और पैर किसी छिपकली के जैसे पतले थे लेकिन उनमें जान बहुत थी। नाखून इतने तेज की तलवार भी उनके आगे कुछ नहीं। जबड़ा किसी भेड़िए के जैसे था। आंखें बड़ी बड़ी थी। उसकी पीठ पर पंख था जिससे वो उड़ते हुए हमारी छत पर आ गया था। पुलिस ने लीना का स्टेटमेंट लिया तो उसको पिछले वाले हादसे से इस हादसे का कनेक्शन नजर आया। धीरे धीरे अब यूपी के हर जिले में वो वारदात होने लगी। लोगों ने उसका नाम मुंह नोचवा रख दिया। अब उसकी दहशत इस तरह फैली कि 2002 में लोगों ने अपने घर की छत पर सोना ही बंद कर दिया। अब पुलिस भी रात को मुंह नोचवा का पहरा देने लगी थी। वो कुछ पुलिस वालों को भी नजर आता लेकिन उसको पकड़ना नामुमकिन था। कुछ महीनों बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरठ के दिल्ली गेट थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम राजेश है और वो मुंह नोचवा मेरा बेटा है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुंह नोचवा तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? वो तो एक जानवर है। नहीं साहब, वो मेरा ही बेटा है।
अब वो एक जानवर के जैसा दिखने लगा है, सिर्फ मेरी क्रूरता की वजह से। आज से 8 साल पहले मेरी बीवी को एक बच्चा पैदा हुआ था। उसके हाथ पैर पतले थे, आंखें फटी फटी थी, शक्ल बहुत ही बदसूरत। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आता था। जब वो बड़ा हुआ तो मेरी नफरत और भी बढ़ती गई। तब मेरी मुलाकात दिल्ली के एक साइंटिस्ट से हुई। उसने कहा कि वो उसको ठीक कर देगा। मैंने अपने बच्चे को उसके पास छोड़ दिया। वो उस पर अपनी दवाओं के एक्सपेरिमेंट करके उसको ठीक करने की कोशिश में लग गया, लेकिन ऐसा करने से उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी शरीर की ताकत बढ़ने लगी। एक दिन उसने साइंटिस्ट को मार दिया और वहां से गायब हो गया। मैं बात बात पर उसका मुंह नोच लिया करता था, इसीलिए शायद अब वो मुंह नोचुआ बनकर अपने साथ हुए अत्याचार का बदला निर्दोष लोगों से ले रहा है। आपने उसके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन उसको रोका नहीं गया तो पता नहीं कब तक देश को उसकी दहशत के साए में रहना पड़ेगा। रात को तकरीबन 12 बजे राजेश अपने घर की छत पर पलंग बिछाए लेटा था। उसकी नजरें आसमान में किसी को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद उसको मुनोचवा का साया नजर आने लगा। वो बेचैन सा होकर पलंग से उठ गया और तभी मुनोचवा उसके सामने आ गया। वो उसको गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी अचानक से शांति भंग हुई और मुनोचवा को 2 गोलियां आकर लगी। फिर कुछ पुलिस वालों ने उस पर जाल भी डाल दिया। गोलियां लगने की वजह से वो थोड़ा कमजोर हो चुका था और जाल की वजह से वो उड़ नहीं सकता था। जल्दी से इसको कस्टडी में लेने का इंतजाम करो। उसको एक स्पेशल कस्टडी रूम में रखा गया, जहां बाहर कड़ी सिक्योरिटी थी। उस टाइम कैमरा सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बस दिन में 2 बार उस कमरे में जाकर दूर से ही उसको देख लिया जाता था कि वो शेल में है कि नहीं। सर, इसको हमने इतने दिनों से बंद कर रखा है, खाने पीने को भी कुछ दे नहीं रहे, लेकिन ये तो मर ही नहीं रहा और अब लगता है कि इसका पंख भी ठीक होता जा रहा है। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर आएगा तो इसका एनकाउंटर कर देंगे। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर उसको देखने के लिए कस्टडी रूम में गया तो उसके होश उड़ गए। जेल के 3 सरिये निकलकर जमीन पर पड़े थे और रूम की ऊपर की छत टूटी हुई थी। वो भाग चुका है, जल्दी से अलर्ट जारी करो। शहर में जब ये खबर फैली कि मुनोचवा भाग चुका है तो फिर से दहशत का माहौल बन गया। वो और लोगों को मारे, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को उसके हवाले कर दूं। इस बार राजेश रात के टाइम बिना किसी को बताए अपने घर की छत पर गया और मुनोचवा के आने का इंतजार करने लगा। इस बार वो सिर्फ 5 मिनट में ही अपने पिता के सामने पहुंच गया। बेटे, मुझे माफ कर दो। उसने तभी राजेश की आंखों में नाखून मारकर उसको अंधा कर दिया। उसके बाद उसने उसके चेहरे को इस तरह से नोचा और फाड़ा जैसा आज तक किसी ने किसी के साथ नहीं किया था। राजेश को खत्म करने के बाद मुनोचवा फिर से हवा में गायब हो गया। कुछ दिन के बाद मुनोचवा ने कभी किसी पर हमला नहीं किया और धीरे धीरे उसकी दहशत भी खत्म हो गई। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी आसमान में उड़ते हुए उसको देखा गया है। क्या आपने भी कभी रात में किसी ऐसी आकृति को आसमान में उड़ते हुए देखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये कहानी मननगढ़ की है। मननगढ़ के 3 रास्तों को चुड़ैल के 3 रास्ते बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज ढलते ही चुड़ैल तांडव किया करती थी। सूरज ढलने के बाद अगर इस 3 रास्ते पर कोई दिखाई दिया तो चुड़ैल उसे घसीट घसीट कर मार डालती। एक बार की बात है, दिनकर का पोता सूरज गांव आया था। सूरज ढलने से पहले घर लौट आना। हाँ दादाजी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊंगा। इस गांव में छोटे बच्चे नहीं, बाकी बड़े लोग गुम हो जाते हैं। पिछले हफ्ते तेरे रवि चाचा गायब हो गए थे चुड़ैल के 3 रास्ते से। चुड़ैल का 3 रास्ता? हाँ, गांव के बाहर जो 3 रास्ता है वहाँ एक चुड़ैल रहती है।
जो सूरज ढलने के बाद वहां तांडव कर रही है। तांडव लोगों को दौड़ाती है, घसीटती है और फिर उनकी लाश 3 रास्ते पर छोड़ देती है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 3 रास्ते से जिंदा लौट कर आया हो। बाप रे! अब तो उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ गया है कि सूरज ढलने के बाद कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता। तू समझदार है, शाम होने से पहले घर लौट आना। ठीक है दादाजी, मैं लौट आऊंगा। सारा दिन सूरज गांव घूमता रहा। वो उस 3 रास्ते पे भी गया जहां उसे अजीब महसूस होने लगा, पर सूरज ढलने से पहले बाकी गांव वालों की तरह वो भी घर लौट आया। अगला 1 हफ्ता सूरज ठीक समय पर घर लौट आता था। आज सूरज शहर जाने वाला था। तेरी बस शाम 5:30 बजे की है, ध्यान से बस पकड़ लेना और अगर बस छूट जाए तो घर वापस लौट आना। जी दादाजी। लगभग 5 बजे सूरज दादाजी के घर से निकला। रास्ते में उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। उसे पैर बाहर निकालने में काफी समय चला गया और तब तक उसकी बस चली गई थी। जब सूरज बस स्टैंड पे पहुंचा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। क्या बस चली गई? नहीं, अभी तक लगता है बस लेट है। फिर ठीक है, मैंने तो सोचा था कि मैंने बस मिस कर दी है। तुम इस गांव के नहीं लगते, शहर से आए हो? हाँ, ये मेरे दादाजी का गांव है। कुछ दिन हुए उनके पास यहाँ मैं रहने आया हूँ। अच्छा है। तुमने चुड़ैल के बारे में नहीं सुना क्या? सुना तो है कि सूरज ढलते ही वो इस 3 रास्ते में आ जाती है और सभी लोगों को मार देती है, और वो भी तड़पा तड़पा के मारती है उन्हें। हाँ, मुझे तो चुड़ैल की पूरी कहानी पता है। अच्छा, तो बताओ मुझे चुड़ैल कौन है? काफी साल पहले एक लड़की थी, राधा। राधा गांव के बाहर काम करने जाया करती थी। उसे रोज आते जाते देर हो जाती थी। एक दिन कुछ लुटेरों ने अकेली राधा को इस 3 रास्ते पे देख लिया और उसके साथ बहुत बुरा किया। राधा ने खुद अपनी जान दे दी और तब से राधा चुड़ैल बन गई। ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन वो भोले भाले गांव वालों को क्यों मारती है? वो मार रही है ताकि गांव वाले समझ सके कि इस 3 रास्ते पे कोई अकेला ना आए। वो चेतावनी दे रही है। चुड़ैल चाहती है कि इस 3 रास्ते पे हमेशा लोग रहे ताकि किसी और राधा के साथ ऐसा हादसा ना हो सके। ये सब तुम्हें कैसे पता? सूरज के ये पूछते ही उस लड़की की मुस्कान बदल गई। वो हंसने लगी। क्योंकि मैं ही वो चुड़ैल हूँ। सूरज ढल गया था, लड़की चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल को देख सूरज डर गया और गांव की ओर भागने लगा। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही थी। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। सूरज भागते भागते अपने दादाजी के घर गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दादाजी, दरवाजा खोलिए, मुझे बचाइए। अपने पोते की आवाज सुनकर दिनकर ने दरवाजा खोल दिया। सूरज अपने दादाजी को बता ही रहा था कि वो चुड़ैल दरवाजे पे आई और सूरज को घसीटते हुए ले जाने लगी। राधा, छोड़ दो मेरे पोते को, मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ। तेरे 3 रास्ते में मैं मंदिर बनवाऊंगा और शाम होते ही वहाँ भजन करता हुआ बैठा रहूंगा। जिंदगी भर ये वादा रहा मेरा, पर छोड़ दो उसे। पक्का करोगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। चुड़ैल ने सूरज को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन दिनकर अकेला 3 रास्ते पे गया। वहाँ देवी की मूर्ति रखी और जोर जोर से भजन गाने लगा। शाम होते ही चुड़ैल आई, पर दिनकर को वहाँ बैठा देखकर मुस्कुराकर गायब हो गई। उस दिन के बाद रोज दिनकर वहाँ बैठा रहता था। धीरे धीरे कई और लोगों ने दिनकर का साथ दिया। कुछ ही समय में उस 3 रास्ते वाले मंदिर में भक्तों की भीड़ रहने लगी। अब वो सुनसान रास्ता एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदल गया था। मंदिर बनने के बाद किसी ने 3 रास्तों वाली चुड़ैल को नहीं देखा। इस बात को अब 40 साल बीत गए हैं। सूरज बूढ़ा हो चुका है, पर अभी भी जब वो चुड़ैल के बारे में सोचता है वो दहल जाता है। चुड़ैल के 3 रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हादसा था। केरल में रंगापुर नाम का एक गांव था जहां रामानुज लोहार का परिवार रहता था। 15 साल पहले जब रामानुज की बेटी बहुत छोटी थी तभी रामानुज की पत्नी गुजर गई थी। रामानुज घर, बाहर का काम
और बेटी को अकेले नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए मजबूरी में उसने दूसरा विवाह किया। बाद में रामानुज की दूसरी पत्नी से उसे एक बेटा भी हुआ। रामानुज की बेटी मीनाक्षी अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करती थी। नकली माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन पुलिया के पास। हाँ, मुझे सब पता है, अब अपना लेक्चर मत शुरू करो। पुरानी पुलिया के पास एक गुड़िया खड़ी होती है जो जवान लड़कियों को सफेद रंग के मीठे बताशे बांटती है। मैं उसके बताशे ना खाऊं क्योंकि वो बुढ़िया नहीं, चुड़ैल है। यही बकना चाहती हो ना तुम? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रही थी। तुम अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता करो, मेरे लिए मेरे पापा हैं। मीनाक्षी ने जोर से दरवाजा बंद किया और अपने स्कूल चली गई। रामानुज मीनाक्षी के ऐसे व्यवहार से परेशान था। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह मीनाक्षी और लक्ष्मी प्यार से रहे, लेकिन वो मीनाक्षी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं ला पाया। मीनाक्षी घर में गुस्से में रहती थी, लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसका व्यवहार सामान्य हो जाता। अरे ओ सुमन, बड़ी तेजी से भागी जा रही है। रुको, मैं भी आ रही हूँ। जल्दी आओ, मैं भी लेट हूँ और तुम भी लेट हो। प्रिंसिपल मैम डांटेंगी। प्रिंसिपल मैम की ऐसी की तैसी, एक थप्पड़ लगाऊंगी उनको। स्कूल से लौटते समय भी मीनाक्षी सुमन के साथ ही लौटा करती थी। तुझे पता है, पल्ले टोला वाली सोनम ने कल अपने भाई की गर्दन काट दी। गांव के लोग कह रहे थे कि उसके अंदर डायन घुस गई है। शांति मौसी बता रही थी कि सोनम ने पुरानी पुलिया के पास खड़ी होने वाली बुढ़िया के दिए मीठे बताशे खा लिए थे। उस बुढ़िया को लोग क्यों इतना बदनाम करते हैं? मेरी एक बार उस बुढ़िया से बात हुई थी, बहुत प्यार से बोलती है। कभी जाना भी मत उसके पास, उसकी मीठी बातों के पीछे जरूर कुछ कालापन छुपा हुआ है। एक दिन मीनाक्षी जब स्कूल से घर लौटी तो घर पर कोई नहीं था, खाना भी बना हुआ नहीं था। अब ये नकली अम्मा अपने पूत के साथ कहाँ चली गई? मीनाक्षी ने गुस्से से अपना बस्ता फेंका और चीनी के डब्बे में पैसे ढूंढे, लेकिन उसमें कोई पैसा नहीं मिला। सारे पैसे भी लेकर चली गई है। काश मेरे अंदर भी डायन समा जाती तो इन दोनों अम्मा बेटों का काम तमाम कर देती। मीनाक्षी घर से निकलकर अपने पापा की दुकान की तरफ गई। मीनाक्षी के पापा मीनाक्षी से दुकान पर आने के लिए मना करते थे, क्योंकि दुकान घर से बहुत दूर थी और रास्ते में पुरानी पुलिया पड़ती थी जहाँ बताशे बांटने वाली बुढ़िया खड़ी होती थी। मीनाक्षी जब पुलिया के पास से गुजर रही थी तो उसे वही बुढ़िया दिखाई। आओ बेटी, मेरे पास आओ, मेरे मीठे बताशे खाकर जाओ। और बेटी, आ जाओ, मेरे पास आओ। मीनाक्षी को भूख लग रही थी और उसे मीठी चीजें पसंद थी। वो बुढ़िया के पास चली गई। अम्मा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, फ्री में खिलाओगी तो खा लूंगी। पैसे मैं किसी से नहीं मांगती, भूखे लोगों का पेट भरने में मुझे संतुष्टि मिलती है। तुम बहुत सुंदर हो, क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया की मीठी बातें मीनाक्षी को भा गईं। वो अपने पापा की दुकान भूलकर बुढ़िया के साथ चल दी। बुढ़िया ने मीनाक्षी को आधे किलो बताशे खिला दिए और उसे अपनी कोठरी में बिठा दिया। बताशे खाने के बाद मीनाक्षी का सिर घूमने लगा। उसने देखा कि बुढ़िया का रूप बदल गया है और वो एक भयानक चुड़ैल बन गई है। डरो मत मीनाक्षी रानी, अब तुम पूरी तरह मेरे कब्जे में हो। मेरे बताशे खाकर तुम्हारे अंदर मेरे जैसी शैतानी शक्ति आ गई होगी। अब तुम कम से कम 3 सर काट के लेकर आओ, फिर अंत में मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। सम्मोहित हुई मीनाक्षी अपने घर पहुंची। उसकी माँ ने पूछा, मीनाक्षी कहाँ चली गई थी? पहले ये बताओ, तुम कहाँ चली गई थी? सोनू की आज तबीयत बिगड़ गई थी, उसी को लेकर मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, अगर भूख लग रही हो तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। मीनाक्षी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। रात में जब सारे लोग सो गए तो मीनाक्षी उठी। उसने किचन में जाकर हंसिया उठाया और अपने सौतेले भाई की चारपाई के पास गई। मीनाक्षी अपने भाई की गर्दन काटने वाली थी, लेकिन रामानुज की आंख खुल गई और वो चीख पड़ा। मीनाक्षी, क्या कर रही हो? मीनाक्षी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गई। कुछ घंटे बाद वो फिर उठी और इस बार हंसिया लेकर अपनी माँ की चारपाई के पास गई। मीनाक्षी लक्ष्मी की गर्दन उड़ाने वाली थी, लेकिन रामानुज बीच में कूद पड़ा और उसका एक हाथ कटकर गिर गया। रामानुज ने अपने दूसरे हाथ से मीनाक्षी को धक्का दिया और मीनाक्षी कुछ दूर जाकर गिर पड़ी। लक्ष्मी और सोनू जाग गए। वे रामानुज को लेकर बाहर भाग गए। गांव में शिवनाथ नाम का एक वैद्य रहता था, जो साधारण चिकित्सा तो जानता था, साथ में तंत्र मंत्र भी जानता था। लक्ष्मी और सोनू रामानुज को लेकर शिवनाथ के पास पहुँचे। पहले तो शिवनाथ ने रामानुज की मरहम पट्टी की और फिर भस्म लेकर उसके घर पहुँचा। मीनाक्षी अपने घर पर लगे
लक्ष्मी सोनू और रामानुज के फोटो पर हंसियां मार रही थी। तुम्हारी बेटी तुम लोगों के सिर काटना चाहती है। लगता है उसने पुलिया वाली चुड़ैल के बतासे खा लिए हैं। तो अब क्या करें? हम अपना सिर तो नहीं कटवा सकते। जब तक वो तुम तीनों के सिर नहीं काट लेगी तब तक शांत नहीं होगी। मैं तुम तीनों के जैसे मिट्टी के पुतले तैयार कर देता हूँ और उनके अंदर लाल रंग भर देता हूँ। शायद इससे काम बन जाए। शिवनाथ ने 3 पुतले तैयार कर दिए जो बिल्कुल रामानुज, लक्ष्मी और सोनू जैसे दिख रहे थे। फिर वो उन पुतलों को लेकर मीनाक्षी के पास पहुंचा। मीनाक्षी, मैं तेरे तीनों दुश्मनों को ले आया हूँ। ले, इनके सिर काट ले और मुक्त हो जा। मीनाक्षी ने जोर से पुतलों में हंसिया मारा और तीनों के सिर अलग कर दिए। ऐसा करते ही वो बेहोश हो गई। शिवनाथ ने अपनी भस्म मीनाक्षी के माथे पर लगाई। तब मीनाक्षी को होश आया। मीनाक्षी को उस बुढ़िया के पास जाने नहीं देना है। अगर ये 3 महीने उसके पास नहीं गई तो फिर उसका प्रभाव मीनाक्षी के ऊपर से अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए मीनाक्षी पर तुम्हें कड़ी नजर रखनी होगी। ऐसा कहकर शिवनाथ चला गया। शहर से कुछ दूर पहाड़ों की तलहटी में एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था, मगर लोगों का कहना था कि वो जंगल जितना खूबसूरत दिखाई देता है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। उसमें बहुत सारी भटकती आत्माएं रहती है और जो भी उस जंगल में जाता है कभी लौट कर नहीं आता है और ना ही उसकी कहीं लाश मिलती है। इसलिए जो भी इस बात को जानता था वह उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर अनजान आदमी अक्सर ये भूल कर बैठते थे। ऐसे ही एक बार जंगल में एक लड़की व 2 लड़के सड़क से कार में बैठकर जा रहे थे। तभी अचानक जंगल से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। बचाओ, बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे, मैं मर रही हूँ, बचाओ। अरे अजय, गाड़ी रोको, प्लीज गाड़ी रोको, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। छोड़ो ना, जंगल में इस तरह रुकना ठीक नहीं रहेगा। क्यों बे, डरता है क्या? किसी की जान बचाने के लिए थोड़ी देर रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ अजय, पता नहीं ये लड़की किस मुसीबत में है। सविता और वरुण के इस तरह जोर देने पर अजय गाड़ी रोक देता है और फिर तीनों भागते हुए जंगल में घुस जाते हैं। मगर वहाँ उन्हें कोई लड़की नहीं मिलती। देखा, कहीं कोई लड़की नहीं है, बेकार में गाड़ी रोकी। अरे तो क्या हुआ, जंगल की खूबसूरती तो देखने को मिली। वरुण, तुमने सही कहा, चलो थोड़ी देर इस जंगल में घूमने का आनंद लेते हैं। ये कहकर सविता एक तरफ दौड़ने लगती है और उनसे दूर निकल जाती है। तभी सविता को सुंदर फूलों से सजा एक द्वार दिखाई देता है और वो उसमें प्रवेश कर जाती है। मगर ये द्वार मौत का द्वार था। सविता के इसमें घुसते ही वह कंकालों की झील में जा गिरती है और फिर एकाएक द्वार एक बड़ी चट्टान में बदल जाता है। उस झील में जगह जगह कंकाल होते हैं और कंकालों पर खड़ी सविता के सामने एक शैतान आकर कहता है, देख देख, ये कंकाल देख, ये सब नर कंकाल है जिनका मांस हमने कच्चा ही चबा लिया है। शैतान को सामने देख सविता बहुत घबरा जाती है और कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। बाहर मेरे दोस्त मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दो। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ साथ हम उन्हें भी कंकालों में बदल देंगे। आओ अब चलते हैं। ये कहकर शैतान सविता को गर्दन से पकड़कर पानी के नीचे कंकालों से बनी एक गुफा में ले जाता है, जहाँ एक भूखी चुड़ैल भोजन के लिए तड़प रही होती है। इसका मांस तो बहुत कोमल है, पति परमेश्वर, मैं बहुत भूखी हूँ, अब इंतजार नहीं होता, मैं इसे खा ही लेती हूँ। अरे थोड़ा और इंतजार करो मेरी रानी, इसके दोस्तों को तो आने दो। नहीं नहीं, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, जब तक तुम उन्हें लेकर आते हो मैं इसे खा ही लेती हूँ। ठीक है तो खा लो, मगर मेरी रानी इसे जरा प्यार से खाना। ये कहकर शैतान पानी के ऊपर चला जाता है
और उसके जाने के बाद चुड़ैल के बड़े बड़े दांत बाहर निकल आते हैं। मुझे और मेरे दोस्तों को छोड़ दो, हमें मत खाओ। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस यहाँ पर पहुँचा दूंगी। मैं जानवरों को खाने वाली चुड़ैल नहीं हूँ। जानवरों को तो तुम आदमी भी खा लेते हो। अगर मैं जानवरों को खाऊंगी तो फिर आदमी और शैतानों में क्या फर्क रह जाएगा? ये कहते हुए चुड़ैल सविता को दबोचकर उसके शरीर से सारा मांस चट कर जाती है और कुछ ही पल बाद उसका कंकाल झील की सतह पर तैरता नजर आता है। कुछ देर बाद शैतान झील की सतह पर जाकर वरुण को सविता का कंकाल दिखाते हुए कहता है, ये देख उस लड़की का कंकाल जिसे तू ढूंढ रहा था। मैं कैसे मान लूं कि ये सविता की हड्डियां हैं? अच्छा, नहीं मानता तो ले देख। ये कहकर शैतान अपनी बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करता है और फिर उसे हवा में खोलता है। मुट्ठी खोलते ही सविता की आत्मा प्रकट हो जाती है। वरुण, तुम भी इस शैतान की कैद में फंस गए। ये तुम्हें भी खा जाएगा। तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ वरुण, भाग जाओ। ये कहते हुए सविता की आत्मा गायब हो जाती है। क्यों? कर लिए दर्शन? अब तो जान गए कि ये कंकाल उसी लड़की का है। पर ये झील तो पूरी कंकालों से भरी हुई है। ये इतने कंकाल यहाँ कैसे आए? यह सुनकर शैतान हंसने लगता है। मूर्ख, ये कंकाल यहाँ आए नहीं, बल्कि ये तुम्हारे जैसे वो आदमी हैं जिनकी हड्डियों का सारा मांस हमने खाया है। हमने हजारों साल से ऐसे ही लोगों को खाकर उनके कंकालों को इस झील में फेंकते आ रहे हैं। पर मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। तेरी जान बख्श दूंगा तो खाऊंगा क्या? ये कहते हुए शैतान वरुण को झील के अंदर ले जाता है और फिर कुछ देर बाद उसका कंकाल भी झील में तैरता नजर आता है। इधर अजय उनकी तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी वहां एक महात्मा जी आ जाते हैं। क्या हुआ बालक, किसकी तलाश में भटकते फिर रहे हो? महात्मा जी, मेरे दो साथी जंगल में कहीं गायब हो गए हैं। काफी देर से ढूंढ रहा हूँ मगर मिल ही नहीं रहे। अच्छा, ऐसा है वत्स। ये कहकर महात्मा जी कुछ पल के लिए ध्यान लगाते हैं और फिर आंखें खोलते हुए कहते हैं, एक लड़का और एक लड़की, यही है ना? हाँ महात्मा जी। वे दोनों तो कंकाल झील के शैतान की भेंट चढ़ चुके हैं। वत्स, इस समय उन दोनों के कंकाल उसी झील में तैर रहे हैं। ये सुनकर अजय को बड़ा झटका लगता है और वो महात्मा जी से कंकाल झील के बारे में पूछता है। महात्मा जी उसे झील का पूरा रहस्य बताते हैं। अजय को कंकाल झील के शैतान पर बहुत गुस्सा आता है और फिर महात्मा जी उसे समझाते हुए कहते हैं, कंकाल झील का शैतान और उसकी पत्नी दोनों पूरे 1000 साल से लोगों को मारकर खाते आ रहे हैं। शैतान बहुत शक्तिशाली है मगर तुमसे शक्तिशाली नहीं है वत्स। मुझ में ऐसा क्या है महात्मा जी? तुम्हारे मस्तक पर वो तेज है जो ये शैतान तो क्या ऐसे 100 शैतानों को जलाकर भस्म कर सकता है। तुम्हारी इन शक्ति के कारण तुम्हें कंकाल झील का द्वार नहीं दिखाई दिया, वरना क्या महात्मा जी? वरना अब तक तुम भी मर चुके होते। यह सुनकर अजय को बहुत आश्चर्य होता है और फिर वह महात्मा जी से शैतान को खत्म करने का उपाय पूछता है। महात्मा जी, मुझे अपने साथियों का बदला तो उनसे जरूर लेना है। आप मुझे उसे खत्म करने का उपाय तो बताइए। वत्स, मैं तुम्हें एक अंगूठी दूंगा। तुम जैसे ही इसे अपनी उंगली में पहनोगे तुम्हें तुरंत कंकाल झील का द्वार मिल जाएगा और फिर तुम उसमें प्रवेश कर जाना।
उसके बाद क्या होगा महात्मा जी? उसके बाद जैसे ही शैतान और उसकी पत्नी तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हारे मस्तक से ऐसा तेज प्रकट होगा जो उन्हें जलाकर भस्म कर देगा। उनके जलते ही कंकाल झील के सब कंकाल भी खुद ब खुद जलकर राख हो जाएंगे। उसके बाद अजय महात्मा जी से अंगूठी लेकर अपनी उंगली में पहन लेता है और उसको पहनते ही उसे कंकाल झील का द्वार दिखाई देता है। वो द्वार में प्रवेश कर जाता है। फिर जैसे ही शैतान और उसकी पत्नी उसके सामने आते हैं तो उसके मस्तक से प्रकट होने वाला तेज उन्हें जलाकर भस्म कर देता है। इसके साथ ही सब कंकाल भी जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह कंकाल झील का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।